हेलो बच्चों, आज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर। पहले कुछ वही फॉर्मल पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है तो दूसरे का इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ये ठीक है, दैट इज इफ डी डी एक्स ऑफ एच एक्स इज के एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स प्लस सी। अगर h का डेरिवेटिव k है तो k का इंटीग्रल h हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो मतलब चलो इसी पे बात करते हैं। अगर ऐसे लिखा है के एक्स इंटू डी एक्स बराबर एच एक्स प्लस सी, तो ये वाला साइन तो ऑफकोर्स इंटीग्रल का साइन है विच इज टेलिंग यू के इंटीग्रेशन करना है। ये ठीक है, दिस इज डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x। ये तुम्हें ये बता रहा है कि जो इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में, मतलब यहां से हमें क्या पता लगा, इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x। kx जो है वो क्या हो गया, इंटीग्रैंड और फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड। ठीक है, और ये मतलब आ गया इंटीग्रल ऑफ के एक्स। ये ठीक है, और इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव। ये ठीक है, और प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड अगर h का डेरिवेटिव k है तो k का इंटीग्रल h हो जाएगा। बस अभी तक तो यही लिखा है। सेकंड पॉइंट, जब बात उठी है तो हम डिफरेंशियल एलिमेंट की भी बात कर ही लेते हैं। डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है, इसको dx is differential element of x, और इसमें भी जानने लायक कुछ है नहीं, बस ये बता सकते हैं अगर d ऑफ fx लिखा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f को डिफ्रेंशिएट कर दिया और साथ में x का डिफरेंशियल एलिमेंट लिख लिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मतलब अगर d ऑफ मान लिया e रेज़ टू पावर t स्क्वायर लिखा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको t के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करने, तो 2t e रेज़ टू पावर t स्क्वायर आ जाए, साथ में dt लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। फोर्थ पार्ट, d ऑफ tan इनवर्स z, तो tan इनवर्स z का डिफरेंशिएशन 1/z स्क्वायर इंटू dz, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इंटीग्रल
ऑफ बेसिक फंक्शंस। ठीक है, जो भी मतलब इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमें डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले पता हैं उनको उल्टा लिख लिया कि जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का जो इंटीग्रल होगा वो sin x होगा। तो लिखते हैं इसी चीज को, सीरियल नंबर एफ एक्स, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और प्लस सी यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है कि बार बार सब में प्लस सी ना करना पड़े, इसलिए फर्स्ट कुछ भी कांस्टेंट के है तो के एक्स प्लस सी आ जाएगा, वो यहाँ जोड़ रखा है। सेकंड, अगर एक्स रेज़ टू पावर एन है और एन -1 नहीं है, ठीक है, तब एक्स रेज़ टू पावर एन का इंटीग्रेशन आ जाएगा n+1 अपॉन n+1। -1 होने से ये 0 हो जाएगा, इसलिए गड़बड़ है, तो -1 पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बाकी कोई भी पावर हो, फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/7 हो तो भी ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर ये -1 हो जाए 1/x तो फिर आंसर आएगा ln mod x। ठीक है, अब मैक्सिमम बुक्स में यूल फाइंड कि वो मॉड लगाएंगे नहीं, तो फिर वो देख लेना भाई, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में मॉड है तो मॉड वाला करेक्ट आंसर हो गया, मॉड नहीं है तो विदाउट मॉड के ही बता दिया हमने। ठीक है, फोर्थ इज ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, फिफ्थ इज अगर ए रेज टू पावर एक्स लिखा है तो ए रेज टू पावर एक्स अपॉन ln a लिख दिया। तो जैसे अगर 7 रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर एक्स अपॉन ln 7। ठीक है, सिक्स्थ हो गया मान लिया sin x, सेवेंथ cos x, एट्थ वही जो फॉर्मूले पता है उन्हीं को उल्टा लिख रहे हैं, sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x, tan sec x tan x, 11 cosec x cot x, 12। ठीक है, इन्वर्स वाले फंक्शन ले लिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 13 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स कॉस एक्स के डेरिवेटिव में माइनस साइन एक्स आता है तो वो माइनस इधर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। साइन को सिंपली डिफरेंशिएट करके जाता है, tan को सिंपली डिफरेंशिएट करके आ जाता है, कॉट को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर आएगा तो माइनस इधर कॉम्पनसेट किया, माइनस कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये tan का डेरिवेटिव होता है, सॉरी tan नहीं, ये sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, वैसे ये माइनस को sec x हो गया। इसको साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं और कॉसिन माइनस कॉस इनवर्स x का। ऐसे ही इसको हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बोल सकते हैं और माइनस कॉट इनवर्स x का। 14th हो गया वैसे 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स x और माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, फोर्थ पॉइंट
algebra of integrals. कुछ नहीं, ऐसे छोटे मोटे रूल जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यहाँ कोई कांस्टेंट लिखा है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, एक्स के फंक्शन को ऑफ कोर्स बाहर नहीं ला सकते। सेकेंड पॉइंट, सम लिखा है तो उसको ब्रेक कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स है तो उसको एफ एक्स अलग कर दिया, प्लस माइनस जी एक्स अलग कर दिया। थर्ड पॉइंट, अगर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स मान लिया हमारा जी एक्स प्लस सी है, देन अगर यहाँ हम x की जगह t बोल दें एफ टी डी टी तो ये भी हो जाएगा जी टी प्लस सी। ठीक है, c इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही कट कर दिया बस। तो एफ टी डी टी इज इक्वल टू जी टी प्लस सी, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देखो अगर एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स है तो एफ टी का इंटीग्रल जी टी होगा, गुड, बट ये एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एफ टी का इंटीग्रल भी जी टी टी के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ पे एक्स नहीं लिखा होना चाहिए, अगर यहाँ एक्स लिखा होगा फिर तो ये गड़बड़ हो गया ना। इसमें तो हमने क्या है कि वेरिएबल का नाम जो है जैसे यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, सब जगह हमने कोई नया वेरिएबल मान लिया, कोई उसका नाम चेंज कर लिया, टी लिख लिया, तो यहाँ एफ टी डी टी जी टी लिख लिया हमने ऐसे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में कि अगर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स मान लिया जी एक्स प्लस सी है, ठीक है, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, मतलब कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो इसमें ये सीधा सीधा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस x की जगह t लिखा है तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं x की जगह इसको t बोल दिया, वो तो बोल सकते हैं, बट गड़बड़ क्या है कि यहाँ dx की जगह ये dx ही लिखा है। अगर यहाँ पे ax प्लस सी लिखा होता तो फिर हमारा आंसर भी gax प्लस सी आ जाता सीधा सीधा। ठीक है, बट यहाँ पे ये चीज़ सीधा सीधा एप्लीकेबल नहीं है, बट हम इसका वे अराउंड निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो ax प्लस बी है ये लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा आएगा और कुछ x का टर्म कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी ए एक्स प्लस बी। अब हमने देख लिया इन दोनों में क्या अंतर है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ए डी एक्स, ए एक्स्ट्रा आ गया, उस ए को नलीफाई करने के लिए हमने 1/a ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ बराबर है। क्यों बराबर है? डी एफ एक्स एफ डैश एक्स होता है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होता है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए आएगा, साथ में डी एक्स आएगा, तो वो ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल डी एक्स बचेगा और ये बचेगा, यही ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे लिख के ये एग्जैक्टली अब इस फॉर्मेट में आ गया कि एफ एक्स डी एक्स अगर जी एक्स है तो एफ ऑफ टी डी टी, अब ये दोनों ही मैच कर रहा है तो अब इसको जी टी बोल सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1/a जी टी ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे बोलेंगे कि मान लिया हमें कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, ठीक है, जैसे एफ एक्स डी एक्स जी एक्स ये हमें फॉर्मूला पता है, तो उसमें अगर हम x की जगह लीनियर x कर दें और इधर dx ही रहने दें, x की जगह क्या है? लीनियर x। ठीक है, तो मतलब ऐसे बोला कि fx का इंटीग्रेशन हमें पता है वो कितना है gx प्लस सी, और अगर हमने f ऑफ ax प्लस बी कर दिया बट इसको dx ही रहने दिया तो फिर दिस विल बी g ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस सी, ऐसे आएगा। मतलब सेम फार्मूला कैन बी अप्लाइड, सेम फार्मूला कैन बी अप्लाइड, बस हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दिया। देखो इंटीग्रेशन इज नॉट दैट इजी ये, ठीक है, डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में इंटीग्रेशन क्वाइट टफ है एंड देयर आर इनफाइनाइट फंक्शंस जो नॉन इंटीग्रेबल हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है, कौन सा फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल है, ये हम बता नहीं सकते,
और हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हमको कोई क्वेश्चन मिलेगा कि इसको इंटीग्रेट करके बताओ, तो इंटीग्रेबल होगा तभी मिलेगा। ये ठीक है, एग्ज़ाम की बात करें, कोई बच्चा पूछ रहा है उसकी बात नहीं करें। बच्चा तो हो सकता है कि अगर कोई बच्चा तुमसे ये बोला ये इंटीग्रेट करके देखा, तो हो सकता है मोस्ट प्रॉबेबली वो नॉन इंटीग्रेबल ही होगा, और ऐसा क्वेश्चन हमें लेना भी नहीं चाहिए किसी दूसरे बच्चे से, फालतू टाइम वेस्ट होगा। मतलब बुक्स में यू विल फाइंड वो एक लिस्ट दे देंगे, ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, वेल एंड गुड, ये ठीक है। वो उन्होंने जो एग्जांपल दिए होंगे वो नॉन इंटीग्रेबल होंगे, बट उसका मतलब ये नहीं कि वही नॉन इंटीग्रेबल है। दुनिया में उसके अलावा भी और इनफाइनाइट फंक्शंस हैं, तो उसमें हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे जैसे e⁻x² लिख दें हम, ये ठीक है, या फिर साइन के अंदर x² लिख दें, ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, ठीक है। जानने का कोई तरीका नहीं है ये, ठीक है, हमारे लिए। और जैसा मैंने बोला कि जानने की हमें जरूरत भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन इंटीग्रेट करने के लिए आएगा वो इंटीग्रेबल होगा तभी पूछा है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये कैलकुलेशन फास्ट करने का थोड़ा सा तरीका है कि अगर किसी फंक्शन का मेरे को इंटीग्रल पता है और उस फंक्शन में हमने x की जगह कोई लीनियर एक्सप्रेशन रख दिया, केवल लीनियर चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, क्वाड्रेटिक नहीं चलेगा, √x नहीं चलेगा, या 1/लीनियर नहीं चलेगा, केवल लीनियर चलेगा, तो फिर हम सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं विद न्यू आर्ग्यूमेंट, बस कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला कि साइन 3x + 7 dx क्या होगा, तो जब भी ऐसी सिचुएशन उठेगा, तो जैसे अगर जो पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहा है उसके लिए बताया जा रहा है, बाकी को तो तुरंत समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं, जिसने पहले थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन कर रखा है फिजिक्स वगैरह में, कि हमें मेंटली क्या सोचना चाहिए कि जो भी लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x है, अगर मैंने आइडेंटिफाई किया कहीं पे, तो उसको हटा के हमने x देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर यहाँ x होता तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, तो जैसे ये लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x है, इसको हटा के हम x लिखें तो ये sin x बन जाएगा। तो फिर हम ये सोचेंगे sin x का इंटीग्रेशन मेरे को आता है क्या, तो आंसर इज हाँ, -cos x होता है। तो वो जो -cos x होता है, सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड, बस x की जगह नया आर्ग्यूमेंट लेंगे, तो आ गया -cos, सेम आर्ग्यूमेंट 3x + 7। बस एक एक्स्ट्रा और क्या करना है कि पूरे आंसर को a से डिवाइड करना है, ठीक है। केवल ऐसे नहीं अंदर जाके 3 से डिवाइड कर दें, पूरे cos को 3 से डिवाइड किया a से, कोफिशिएंट ऑफ x। अगर ये नेगेटिव होता, मान लें ये लिखा होता 7 - 3x, तो फिर हम -3 से डिवाइड करते, ठीक है, प्लस c, ये ठीक है। वैसे ये डाउट उठना ही चाहिए, बट अगर कोई बच्चा बोले कि c को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर इज हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि c तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो अगर हमने c/3 लिख लिया तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, ये हो गया। या दूसरा, अगर मान लिया ऐसे लिखा है 7 - 8x raised to power 5 dx, ये क्वेश्चन है, तो इसमें 7 - 8x जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको हटा के हमने x सोचा, x देखा मेंटली, तो ये x raised to power 5 लिखा है। x raised to power 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x raised to power 6/6, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, x की जगह बस ये आ जाएगा 7 - 8x raised to power 6/6। ये तो हो गया फॉर्मूले की वजह से। अब जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -8, तो -8 से इसको डिवाइड कर लिया, प्लस c, ये आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, इसी चीज़ का और एग्जांपल लिख लिया। थर्ड एग्जांपल, अगर मान लिया ऐसे लिखा है dx/1 + 9x², ठीक है, तो इसको हम सोच सकते हैं दिस इज इंटीग्रल ऑफ dx/1 प्लस, इसको लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब 3x एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, इसको हटा के हमने x सोचा, ठीक है, x विजुलाइज किया, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है 1/1 + x², उसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स, नया आर्ग्यूमेंट 3x, बस 3 से डिवाइड करो, ये आएगा, ठीक है। अब एक आध नोट लिख लेते हैं। नोट 1, देयर आर इनफाइनाइट functions which are non-integrable, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल e⁻x², ये ठीक है, sin x², √sin x, these are non-integrable functions. नोट 2 क्या है, इन indefinite integration the answer may be in different forms but can be converted from one form to other form. ठीक है, मतलब डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं कि हमने एक तरह का मैनिपुलेशन किया, और स्पेशली ऐसा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होगा, और फॉर्मूला लग के आंसर किसी डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लिया फॉर एग्जांपल
हमारा आंसर आया cot x माइनस टेन एक्स, और जो एक्चुअल आंसर लिखा है उसमें 2 cot 2x लिखा है, cot माइनस टेन अलग अलग लिखा ही नहीं है, देन हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हमने सही किया है, मतलब एक तो ऐसे भी हो सकता है हमने गलत किया हो इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा, ऐसा भी पॉसिबल है, बट अगर हमने सही किया है, अगर मेरे को लग रहा है कि सारे स्टेप सही हैं, तो फिर वो आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें भी हम थोड़ा बहुत IQ तो लगा ही सकते हैं कि एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का लिखा है, ऑप्शंस में भी ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स लिखे हैं, तो आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ठीक है। अगर मान लिया एक आंसर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लिखा है, हमने आंसर निकाला ट्रिग्नोमेट्री में आ रहा है, वहाँ पे मान लिया कोई पॉलिनोमियल लिखा है, तो ट्रिग्नोमेट्री पॉलिनोमियल में तो कन्वर्ट नहीं होगा, फिर तो पक्का हमने कुछ गड़बड़ किया होगा। या फिर इन्वर्स में ऐसा हो सकता है कि हमारा आंसर कुछ ऐसे आ रहा है, साइन इन्वर्स रूट के अंदर x/1 + x, और जो ऑप्शन लिखा है उसमें लिखा हो tan इनवर्स रूट x, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दीज टू आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, एक को दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं, ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो यही दो नोट्स हैं कि एक तो फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रूल जैसी कोई चीज़ नहीं होती एज सच। जैसे डिफरेंशिएशन में तो क्या है कि f इंटू जी को डिफरेंशिएट करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक बार f को डिफरेंशिएट किया, g को ऐसे रहने दिया, फिर g को डिफरेंशिएट किया, f को ऐसे रहने दिया। इंटीग्रेशन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और मतलब ऐसा नहीं कर सकते पहले एक को डिफरेंशिएट किया, एक को इंटीग्रेट किया, दूसरे को ऐसे रख लिया एंड सो ऑन। इंटीग्रेशन में भी एक बाई पार्ट जैसी चीज़ आती है, बट दैट इज़ नॉट प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में तो जैसे डिफरेंशिएशन वाले केस में जो प्रोडक्ट रूल आता है, एक बार हमने डिफरेंशिएट किया तो सीधा आंसर आ जाता है। बाई पार्ट्स अगर तुमने पढ़ा है, जैसे हम पढ़ाएंगे अभी आगे चल के, तो उसमें तो वापस एक इंटीग्रल जनरेट होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि क्वेश्चन हमें किसी बच्चे से नहीं लेना चाहिए, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इंटीग्रेशन में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं विच आर नॉन इंटीग्रेबल, तो हमें देख के ना पता लग रहा हो, ऐसा हो सकता है। और दूसरा डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं आंसर, ये हमें बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में मेथड 1 यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो भी अभी हमने एक लिस्ट दिखाया था, एंड मैनिपुलेशंस। जो भी अभी हमने एक लिस्ट लिखाया था उसमें मतलब उसी लिस्ट को यूज़ करके और कोई सब्स्टिट्यूशन या बाई पार्ट वगैरह को विदाउट यूज़ किए हुए भी हम काफ़ी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, बस मेरे को पहचान में आना चाहिए, और वो लिस्ट में किस किस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हमारे बैक ऑफ माइंड में हमेशा होना चाहिए। तो जैसे मान लिया हमें sec स्क्वायर x दिखाई दिया, तो sec स्क्वायर मतलब हमारे दिमाग में कैलकुलेशन कैसे चलना चाहिए। जैसे sec स्क्वायर देखा तो sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करने की बजाय मतलब हम ये सोचें कि किसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, या किसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो उल्टा सोचेंगे तो डिफरेंशिएशन जैसे हमने काफ़ी कर रखा है वो ईजी भी है, तो उसका हेल्प भी ले सकते हैं हम समझने के लिए कि क्या इंटीग्रेशन आना चाहिए। और जैसे tan स्क्वायर हो गया, अब हम सोचें कि tan स्क्वायर किसके डेरिवेटिव होता है, तो tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जल्दी जल्दी अगर हम अपने दिमाग में सोचें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो साइन कॉस सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर सेक tan एंड कोसेक कॉट, इस तरह के टर्म्स ही आते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। तो वहाँ से आई शुड बी एबल टू लिंक कि सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर तो म्यूचुअली कन्वर्टेबल है, एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट स्क्वायर रूट वगैरह। तो फिर हम tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करें, उसका इंटीग्रल पता है। ठीक है, इस तरह के थॉट्स। तो इसमें ऐसा कोई थ्योरी तो है नहीं कि हम कैसे इंटीग्रेट करें, ये तो वही है कि स्टैंडर्ड फार्मूला को हमें पहचानना है और फिर उसके बाद वो वाला फार्मूला लगाना है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो सीधा एग्जांपल पे आते हैं।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी एक्स साथ में लिख के इंटीग्रेट करना है। तो ई रेस्ट टू पावर 3x प्लस 2 सेकेंड ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद यू कैन कम बैक एंड वॉच द रिमेनिंग वीडियो। फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पर 3x प्लस 2, ई की पावर x में टर्म लिखा हुआ है और क्या बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन है, तो ई रेस्ट पर x का फॉर्मूला लग जाएगा। दिस विल बी ई रेस्ट पर 3x प्लस 2, बस कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दिया प्लस c, ये आंसर आ गया। सेकेंड वाले में इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेस्ट पर 3x इंटू 3 रेस्ट पर 2x dx, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, x को कॉमन लेके बाकी सबको अंदर छोड़ दिया। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। अब ये जो है ये कितना हो जाएगा 8 9, तो ये हो गया 72 रेस्ट टू पावर x dx, तो ये a रेस्ट टू पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a रेस्ट टू पावर x अपॉन ln a प्लस c, ये हो जाएगा। थर्ड वाला e रेस्ट टू पावर x प्लस 4 रेस्ट टू पावर x माइनस 1 अपॉन, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही किया, इस टर्म को अलग किया, 5 रेस्ट टू पावर 3 125, वो तो कांस्टेंट अलग हो गया, और e रेस्ट टू पावर x 5 रेस्ट टू पावर माइनस x को ऊपर ले गए तो 5 रेस्ट टू पावर x हो जाएगा, तो 5 रेस्ट टू पावर x इंटू ई रेस्ट टू पावर x हो जाएगा 5e रेस्ट टू पावर x dx, प्लस ऐसे यहाँ पे 5 क्यूब और ये 4 रेस्ट टू पावर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा, तो 1/4, तो आ जाएगा 520 रेस्ट टू पावर x dx। 5 रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ऊपर गया, 5 रेस्ट टू पावर x और 4 रेस्ट टू पावर x को मिला के ये आ गया। सो दिस इज 125 a रेस्ट टू पावर x
अपॉन ln a 5e 1/500 a रेज टू पावर x अपॉन ln 20 प्लस c। ये आंसर आएगा। ठीक है, फोर्थ इज साइन 3x dx। तो लीनियर है तो उसको हटा दिया, इसकी जगह तो हमने x विजुलाइज कर लिया, तो वो आ जाएगा माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ये आएगा। ठीक है, फिफ्थ, अभी बात चली रही थी इसके बारे में कि अगर tan स्क्वायर है तो वहाँ से हमें क्या रिलेट करना चाहिए, sec स्क्वायर। तो दिस इज sec स्क्वायर 4x माइनस 1 dx। अब sec स्क्वायर x अगर होता तो tan x इंटीग्रेशन होता, तो x की जगह अगर 4x लिखा है तो सेम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, आ जाएगा हमारे पास tan 4x अपॉन 4 माइनस x प्लस c। सिक्स्थ में इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू sin 5x dx विल बी हाफ ऑफ इंटीग्रल कॉस में डिफरेंस माइनस कॉस में सम dx। ये हो गया। कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, तो बस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन में, तो हाफ ऑफ यह आ जाएगा साइन 2x बाई 2 माइनस साइन 8x बाई 8 प्लस c। जो भी शुरू में जिसको दिक्कत आ रहा है ना आंसर पे, जिसको शक हो रहा है पता नहीं सही है गलत है, तो वो शुरू में क्या कर सकता है कि जो आंसर आ रहा है उसी को डिफरेंशिएट कर करके देख ले कि ओरिजिनल चीज़ आई या नहीं आई। मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे ये आया या नहीं आया। ठीक है, ये हो गए हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। सेवेंथ क्वेश्चन, dx अपॉन 2x माइनस 5। अगर ये x लिखा होता तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln होता, तो ln वाला फॉर्म लग जाएगा, ln मॉड x। x की जगह 2x माइनस 5 लिखा है तो 2x माइनस 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये आ गया। एट्थ इज 3x प्लस 2 रेज टू पावर 7 dx। तो लीनियर रेज टू पावर 7 है तो x रेज टू पावर 7 का फॉर्मूला लग जाएगा, वो आ जाएगा x रेज टू पावर 8 अपॉन 8 इंटू 3 प्लस c। नाइन्थ, dx अपॉन रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट एक्स प्लस 1। रैशनलाइज किया, रूट देख के ऑब्वियसली हमारे दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले रैशनलाइजेशन, तो ऊपर आके हो जाएगा x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1, नीचे आ जाएगा दिस माइनस दिस विच विल बी 1 dx। अब ये जो लिखा है लीनियर रेज टू पावर रूट, तो लीनियर रेज टू पावर रूट का मतलब क्या, लीनियर रेज टू पावर हाफ, तो एक्स रेज टू पावर का फॉर्मूला लग जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया हमारा नाइन्थ। ठीक है, 10th पे आ जाते हैं, विच इज 9x प्लस 8 अपॉन 7x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 7। ठीक है, ये एक्सप्रेशन देख के यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इसमें क्या कोई पैटर्न है। ऑफ कोर्स इन दोनों का सम ये लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर वाले को आई कैन राइट डाउन 7x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 7
ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 7x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 7। ठीक है, तो ये किस तरह का फॉर्मेट हो गया, ये हो गया ऊपर सम है नीचे प्रोडक्ट है उन्हीं नंबर्स का, मतलब ये a प्लस बी अपॉन ए बी टाइप एक्सप्रेशन हो गया, तो वो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 7। नहीं, उल्टा आएगा, पहले ये कैंसिल हो जाएगा, बट प्लस से बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो दोनों पे ln का फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस this will be half of ln 2x plus 7 plus c। ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसमें ये हमने लिमिट में ही बोला था कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री एज सच हो सकता है कि IIT JEE में से क्वेश्चंस कम आए, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बाकी पूरे मैथमेटिक्स के अंदर खूब आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के भले हमें टफ क्वेश्चन करने में दिक्कत होती हो, बट हमें जो बेसिक मैनिपुलेशन है, जो बेसिक फॉर्मूले, दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये जो अभी जो क्वेश्चन लिखाएंगे हम अगले 2-3, वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, बस हमने इंटीग्रेशन के फॉर्म में दे रखा है। तो अगर हमें वो ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस या पैटर्न्स समझ में आते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाएगा क्रैक करने के लिए। मतलब अगर ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, जो अभी आगे हम लिखेंगे 2-3 क्वेश्चन, या जो अभी लिखे भी थे हमने पिछले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इंटीग्रेशन वीक है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री वीक हो। तो ट्रिग्नोमेट्री के एक बार फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लें इंटीग्रेशन करने के लिए। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन बारह, मतलब इसमें तो ऐसा कोई टफनेस वाली बात है नहीं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों कोई भी कर लेगा, 11th का बच्चा भी कर लेगा।
18 cos x डिग्री ठीक है. यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ. इलेवेंथ is 1 plus cos square x upon 1 plus cos 2x. ये क्वेश्चन. अब cos 2x के फॉर्मूले से दिस इज 1 plus cos square x अपॉन 1 plus cos 2x 2 cos square x होता है. ठीक है, तो इनको सेपरेट कर दें तो हाफ तो बाहर छोड़ दिया. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर कैंसिल होके 1 dx. सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c. ये हो गया. 12 क्वेश्चन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. ये तो बड़ा लेम क्वेश्चन है क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला ये cos 2x का. तो दिस इज ए फॉर्मूला फॉर cos 2x dx जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस c. ठीक है. 13 ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx जो है इसको इसका प्रोडक्ट एंड डिफरेंस बराबर होता है. ये ठीक है, ये इसके बराबर होता है. कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम खुद ही डिराइव कर सकते हैं आराम से. साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ये आएगा, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये आएगा. ठीक है, इसके आगे कैसे होगा कि tan स्क्वायर एक्स को तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx. सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस हाफ इज माइनस 3 बाई 2 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx. ठीक है, अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पहले tan x माइनस 3 बाई 2x प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस c, ये आएगा. दिस वॉज 13 क्वेश्चन. 14 क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बेसिकली कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx. ये बराबर होता है. कैसे बराबर होता है, इसको एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर. ठीक है, सेक को नीचे ले आए, कोसेक को नीचे ले आए, और ऊपर वाले 1 को लिख लिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. अब ब्रेक कर दिया, एक बार साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल कॉस स्क्वायर बचेगा, वो ये आ गया, दूसरी बार ये आ गया. तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी. ठीक है. अच्छा, कोई बच्चा अगर इसको ऐसे करे कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर dx हो गया, फिर इसको लिख लिया हमने 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2x
dx which is 4 times cosec square 2x dx। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, तो x की जगह लीनियर x है तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, तो -4 cot 2x बाई 2 प्लस सी। तो इसी तरह की हम मैनिपुलेशन की बात कर रहे थे कि देखो ऐसा हो सकता है कि हमने ये मैनिपुलेशन यूज़ किया, हमारा आंसर इस फॉर्म में आया, कुछ और मैनिपुलेशन यूज़ किया, आंसर इस फॉर्म में आया। ये दोनों बेसिकली एक ही आंसर है। अगर tan माइनस कॉट को हम cot 2x में कन्वर्ट करें तो यही आंसर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, उसके लिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस आनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले गए तो दिस इज e रेज टू पावर ln साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब e और ln तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स। सो दिस इज हाफ का इंटीग्रेशन x बाई 2 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 4। एक 2 इससे भी आएगा, एक ऑलरेडी 2 लिखा है, प्लस सी। यही आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ऐसे आ जाएगा 7 रेज टू पावर log 7 कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ये हटा दिया, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos cube x dx which is cos cube x। देख के हमें कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए, cos 3x का। ठीक है, वो कितना होता है cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या हो गया, ये लीनियर हो गया, तो अब इस पे सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x अपॉन 3, तो 4 पहले से है तो 12 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस सी। ये आंसर आएगा। ठीक है, सो दिस इज 16th क्वेश्चन। सेवनटीन्थ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 5x विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 5x बाई 2 डी एक्स विच इज इक्वल्स टू हाफ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan 5x बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 प्लस सी। ये हो जाएगा। एटीन में cos x डिग्री लिखा है, तो ये रेडियन में, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, तो आ जाएगा पाई बाई 180 x इंटू डी एक्स। अब कॉस का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन पाई बाई 180 x अपॉन पाई बाई 180 प्लस सी। सिंपल आंसर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर डी एक्स। तो ये तो अल्टीमेटली टेन स्क्वायर एक्स बचेगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी टेन स्क्वायर प्लस 1 टेन स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और केवल टेन स्क्वायर बचेगा। और जो हम 2-3 बार कर चुके हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी।
ये आंसर आएगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x/2 इंटू कॉस 2x विच इज इक्वल्स टू, फिर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो साइन 2x इंटू कॉस 2x हो जाएगा साइन 4x, डबल द एंगल, फिर बाई 2 तो 4 टाइम्स dx। अब साइन 4x का इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस 4x अपॉन 16 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तीन टर्म लिखे हुए हैं, cos x/2, cos x, ठीक है, ऐसे मान लीजिए तीन टर्म लिखे हुए हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ इन दोनों cos को मिलाया तो वो आ जाएगा cos के अंदर सम, तो 21 और 1 22/2 इज 11x प्लस cos के अंदर डिफरेंस तो 10x इंटू साइन एक्स dx विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos 11x साइन एक्स प्लस cos 10x इंटू साइन एक्स इंटू dx। फिर cos ए साइन बी वाले फॉर्मूले लगा दिए तो फिर एक और हाफ आएगा तो 1/4। इसमें क्या आएगा, साइन सम माइनस साइन, मतलब प्लस साइन डिफरेंस आएगा दिस माइनस दिस, तो वो आ जाएगा 10x ठीक है बिल्कुल, एंड प्लस इसमें भी साइन सम और माइनस साइन 9x dx विच इज इक्वल्स टू 1/4। सारे लीनियर टर्म है, सिंपल फॉर्म लग जाएगा, साइन 11x का 12x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 12x अपॉन 12 प्लस कॉस 10x अपॉन 10 माइनस कॉस 11x अपॉन 11 प्लस कॉस 9x प्लस c, ये आंसर आएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन इज 1 + x होल स्क्वायर x इंटू dx। क्वेश्चन देख के हमारे दिमाग में ऑब्वियस सा थॉट क्या आएगा, सबसे पहले कि जो ऊपर 1 + x है उसको ओपन करके देखते हैं 1 + x के स्क्वायर को, तो वो आ जाएगा 1 + x² + 2x
डिवाइडेड बाई x इंटू 1+x² dx। तो ये फिर उसी तरह की चीज़ हो गई, ए बी हो गया और ये b+2a हो गया। तो ब्रेक कर सकते हैं दोनों को अलग अलग, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो फर्स्ट केस में तो 1+x² कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा। दूसरे वाले में x कैंसिल हो जाएगा तो 2 इतना बचेगा। अब इंटीग्रेट कर दिया, ये आ जाएगा ln mod x, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आंसर है। हेलो बच्चों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अब सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में M2 क्या है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी हमें इंटीग्रल दे रखा है इंटीग्रेट करने के लिए, उसमें हमने किसी फंक्शन को मान लिया t के बराबर लेट कर लिया और फिर t के टर्म्स में एक नया इंटीग्रेशन आ गया, फिर उसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, अब t के टर्म्स में कन्वर्ट क्यों किया, ठीक है, क्या रीज़न हुआ? द रीज़न इज़ कि मैथमेटिकली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल फॉर्म में भी हो जाना चाहिए, बट टी की फॉर्म में कन्वर्ट करने से ऐसा हो सकता है कि जो इंटीग्रल है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आए और वो मेरे को जल्दी क्लिक कर जाए कि इसके आगे कैसे करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन को हम शॉर्ट में तो ऐसे समझा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ क्यों करते हैं, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, सो दैट आई वुड बी एबल टू सी कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, चीज़ें हमें जल्दी दिखाई दें, अप्रोचेज जल्दी दिखाई दें। दिस इज द ओनली पर्पज़। ठीक है, अब उसमें सब्स्टिट्यूशन में जैसे यूजली अगर मान लिया रेडिकल साइन है, मतलब रेडिकल साइन का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो हम उसको हटाने का सोचेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया लाइंस ऑफ थिंकिंग। आई एम टेलिंग दिस मे और मे नॉट वर्क। ये ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो वैसे तो अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आया तो 4-5 मेथड हैं, जैसे अभी हमने बेसिक मैनिपुलेशन बोला, अब सब्स्टिट्यूशन, फिर आगे बाई पार्ट आएगा, फिर आगे और 2-4 चीज़ें और आएंगी। कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे को कैसे पता लगेगा कैसे सॉल्व करना है, तो थियोरेटिकली मेंटली मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं है। फिर उसके बाद आई विल थिंक कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन तो काम नहीं कर रहा, ये ठीक है। अगर वो भी फेल हो गया देन आई विल थिंक के बाई पार्ट्स लगेगा क्या। अब सोचने में ऐसा लगता है यार हर चीज़ अगर हम एक एक चीज़ चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तो आधी चीज़ें तो तुम्हें 2-3 स्टेप आगे ऐसी दिखने लगेंगी। ठीक है, अगर तुम खूब प्रैक्टिस करोगे तो इंटीग्रेशन हम ऐसा बोल सकते हैं कि थ्योरी वाला जो पार्ट है वो 30-40% है बस। ये ठीक है, क्योंकि थ्योरी में इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगर हम प्योरली थ्योरी की बात करें तो एक लेक्चर में थ्योरी पूरा खत्म हो जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं नेक्स्ट 30-40% पार्ट है कि हम कितना उसमें प्रैक्टिस करते हैं, कितना हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का एक्सपोजर है, और लास्ट का 10-20% या 30% वो पोर्शन है जिसमें हम हिट एंड ट्रायल मारते हैं, मतलब वहीं बैठ के नया सोचना, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। तो उसी में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया, कोई क्वेश्चन आया तो हमने फर्स्ट उसमें सोचा कि डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। अब मान लिया फॉर्मूला नहीं लग रहा, देन आई विल थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में मेरे बैक ऑफ माइंड में क्या चलना चाहिए, दैट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, आई विल ट्राई टू रिमूव इट, क्योंकि क्यूब रूट वगैरह के टर्म्स में क्वेश्चन को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है। ये ठीक है, अगर रूट लेस हो गए एक्सप्रेशन तो जल्दी क्लिक करेगा। ये हो गया। दूसरा एफ डैश का पेयर देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एफ और एफ डैश का पेयर देखेंगे, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स कहीं लिखा हो तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव साइन है, इस तरह की चीज़ हम देखेंगे कि जो एफ डैश एक्स है वो बेसिकली डी एक्स के साथ प्रेजेंट होना चाहिए।
वैसे तो साइन और कॉस एक दूसरे का डेरिवेटिव है, बट मान लिया डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और न्यूमरेटर में लिखा है कॉस एक्स डी एक्स। तो जो कॉस एक्स है, जो एफ डैश एक्स है, वो डी एक्स के साथ होगा। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स नीचे है तो कॉस का डेरिवेटिव ऐसे साइन है, ये ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर, अभी तो जस्ट ऐसे ही सुन लिया। कॉस का डेरिवेटिव साइन है, बट अगर साइन डिनोमिनेटर में लिखा है ना 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो किसी काम का नहीं है, वो एफ डैश एक्स बनाने का काम नहीं आएगा। तो जो चीज़ डी एक्स के साथ लिखा होगा, ये ठीक है, जो एफ डैश एक्स डी एक्स के साथ लिखा होगा वो काम का होगा। तो फिर हम एफ एक्स को टी रखने की सोचेंगे। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा उल्टा भी हो सकता है कहीं कहीं, जैसे एक्स रेज़ टू पावर 5 को हम डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स रेज़ टू पावर 4 का टर्म आएगा। एक्स रेज़ टू पावर 7 को डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स रेज़ टू पावर 6 का टर्म आएगा। न्यूमरेटर में अगर मान लिया कोई x का पावर है तो डिफ्रेंशिएट करने पे एक पावर कम हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में पावर है, मान लिया 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 5 है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक पावर अप आएगा, एक्स रेज़ टू पावर 6 करके आएगा। तो जो dx के साथ टर्म प्रेजेंट है, मान लिया एक्स क्यूब डी लिखा है, तो उससे भी मेरे को हिंट लग सकता है ऐसे कि एक्स क्यूब तो यार एक्स रेज़ टू पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अगर dx के साथ एक्स क्यूब प्रेजेंट है, देन आई विल थिंक कि बचा हुआ एक्सप्रेशन क्या पूरा एक्स रेज़ टू पावर 4 के टर्म्स में आ रहा है। अगर बचा हुआ पूरा एक्सप्रेशन एक्स रेज़ टू पावर 4 के टर्म्स में आ रहा है, देन आई कैन थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग एक्स रेज़ टू पावर 4 बराबर टी, क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें लाइंस ऑफ थिंकिंग क्या है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में अगर हम थ्योरी के नाम पे बोलें तो कुछ मान लिया ऐसे लिखा है एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, मान लिया ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमने पुट कर दिया जी एक्स इज इक्वल टू टी पुट, तो डी जी एक्स कितना हो जाएगा डी टी। अब ये हमने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स कितना हो जाएगा जी डैश एक्स डी एक्स विल बी डी टी। तो इसकी जगह हम डी टी रख सकते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ से जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था वो एकदम क्लीन हो गया, छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें तो हमें दिखाई दे रहा है कि जी डैश एक्स, जैसे हमने जी एक्स को टी रखा और जी डैश एक्स डी एक्स आया, तो जी डैश एक्स ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था। अगर मान लिया ये जी डैश एक्स नहीं होता तो भी हम रख सकते हैं, बस फिर क्या होगा कि ये जो रिलेशन है दैट इज़ बेसिकली रिलेटिंग वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल टी, वो वेरिएबल एक्स और वेरिएबल टी को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ से हम एक्स भी निकाल सकते हैं थियोरेटिकली टी के टर्म्स में। तो अगर जी डैश एक्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो हम इस जी डैश एक्स को, इस रिलेशन को यूज़ करके टी में कन्वर्ट करते, फिर उसको उधर ले आते, फिर रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब इफेक्टिवली हम यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या कर रहे हैं, वेरिएबल एक्स को वेरिएबल टी के टर्म्स में कन्वर्ट करें पूरा। तो अब इसमें एक्स बचना नहीं चाहिए, जहाँ जहाँ पे भी एक्स आ रहा है सब हमें टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइंस ऑफ थिंकिंग अब लिख लेते हैं। नोट 1, द एम ऑफ substitution must be to simplify the expression.
ठीक है, नोट 2, ताकि जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा उसमें हमें थोड़ा जल्दी दिखाई दे कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। सेकंड, इन सब्स्टिट्यूशन try to substitute first part so that radical sign is removed। रेडिकल साइन इज रिमूव्ड का मतलब क्या, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये सब चला जाए। सेकेंड पार्ट, substitute for argument of composite function। composite function देखने में थोड़ा हैवी लगता है, जैसे ये f of gx है, तो ये हैवी लगेगा तो हम gx को t रखने का सोचेंगे। ठीक है, अगेन जैसा ये जितने भी पॉइंट हैं, दीज आर ऑल लाइन्स ऑफ थिंकिंग, दिस मे और मे नॉट वर्क। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। थर्ड क्या है कि ट्राई टू लुक फॉर एफ एंड एफ डैश। ये ठीक है, एफ एंड एफ डैश पेयर को हमने ढूंढा और इसमें भी एफ डैश एक्स मस्ट बी प्रेजेंट with dx, then only it will be of some use। अगर वो dx के साथ प्रेजेंट होगा तभी वो किसी यूज का है। ठीक है, फोर्थ, ये तो मतलब मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इफ x raised to power 5 is present with dx, then we can think of substituting x raised to power 6 is equals to t, ये ठीक है, और x cube is equals to t। x raised to power 6 is equals to t रखने में क्या होगा, x raised to power 6 का जो डेरिवेटिव आएगा x raised to power 5 वो सीधा सीधा प्रेजेंट होगा dx के साथ। x क्यूब इज इक्वल टू t रखने में क्या होगा कि x raised to power 5 को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर वाला और एक एक्स क्यूब वाला। तो जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है वो तो dx के साथ मिलके dt बनाने के काम आ जाएगा, और जो एक्स क्यूब बचेगा वो वापस t आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंटीग्रेट द फॉलोइंग। इंटीग्रेशन में जो लेक्चर का ड्यूरेशन है वो हम थोड़ा और छोटा करेंगे, क्योंकि जैसे मान लिया हमने इसमें 10 एग्जाम्पल दिए, तो 10 एग्जाम्पल यू आर ऑल्सो सपोज टू सॉल्व। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं उसमें पॉज किया वीडियो को, देन यू आर सपोज टू सॉल्व, उसके बाद यू कैन रिज्यूम द वीडियो फॉर सोल्यूशन। क्योंकि इंटीग्रेशन में जैसे बाकी चैप्टर और इंटीग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इंटीग्रेशन में थ्योरी वाला पार्ट बहुत कम है। ठीक है, मेन चीज़ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लिया हमने 5 क्वेश्चन लिखे तो पहले 1-2 क्वेश्चन तो हमने सीधा ही देख लिया, ये ठीक है, विदाउट खुद ट्राई किए हुए। बाकी के क्वेश्चन वी कैन थिंक ऑफ ट्राइंग।
तो वो जो ट्राई करने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, इसलिए वी विल कीप लेक्चर ड्यूरेशन बिट शॉर्ट। तो इंटीग्रेट द फॉलोइंग, उसमें फर्स्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ln x अपॉन x dx, दूसरा आ गया साइन ऑफ cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स, तीसरा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस 7x रेज़ टू पावर 4, फोर्थ हो गया dx अपॉन ई रेज़ टू पावर x 1 प्लस ई रेज़ टू पावर x, फिफ्थ हो गया ई रेज़ टू पावर x dx अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू पावर 2x, सिक्स्थ हो गया x रेज़ टू पावर 5 dx अपॉन 1 प्लस या 9 प्लस एक्स क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन 1 इज साइन ऑफ ln x अपॉन x dx। क्वेश्चन फेयरली सिंपल है। इसमें दो हिंट हैं। एक तो हम ऐसे देख सकते हैं, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है ln x, ये साइन ln x कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। तो साइन के आर्ग्यूमेंट को, मतलब ये जो बल्कि टर्म है, इसको हम हल्का करने की कोशिश करेंगे। ये ठीक है, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो हमने लाइन ऑफ थिंकिंग बताया था, उसमें हमने बोला था कि जो कॉम्पोजिट फंक्शन है उसके आर्ग्यूमेंट को हम रखने की कोशिश करेंगे, टी सब्स्टिट्यूट करने की। दूसरा ये भी हम ln x और 1/x को भी पहचान सकते हैं। ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है एंड 1/x dx के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ln x और 1/x f डैश का पेयर हो गया, वेल एंड गुड। बट अगर ये x ऊपर होता तो हमारे किसी काम का नहीं होता, बट ये नीचे है तो उसका मतलब है कि dx के साथ क्या है, 1/x f डैश x है, तो ये काम कर जाएगा। तो ऑफ कोर्स हम क्या रखेंगे, ln x बराबर t। तो देखो बार बार हम ऐसे तो अब नहीं लिखेंगे d ln x बराबर dt, सीधा सीधा दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। राइट हैंड साइड पे dt लिख दो लास्ट में, और लेफ्ट हैंड साइड पे dx लिख दो। तो ln x का डेरिवेटिव 1/x के साथ dx लिख दिया, इसका डेरिवेटिव 1 और साथ में dt लिख दिया। ठीक है, तो ये जो x dx है ये तो हो जाएगा dt, और ये आ जाएगा साइन t, ln x के लिए t रख दिया, इंटू dt। मान लिया इस क्वेश्चन में इसके अलावा भी और कोई टर्म होता है x का, तो हम यहां से उसको कन्वर्ट करते t के टर्म्स में, उसको यहां पे x के साथ कैरी नहीं कर सकते। ये ठीक है, वी कैन नॉट कैरी ऑन विद x बिकॉज x एंड t आर रिलेटेड। तो ऑफ कोर्स ईच टर्म ऑफ x शुड बी कन्वर्टेड इनटू t फर्स्ट, देन ओनली वी कैन कैरी ऑन। तो इसमें से अगर हम लॉग हटाते तो x बराबर कितना आता है, e रेज़ टू पावर t। तो अगर यहाँ पे कुछ और x का टर्म होता तो उसमें x की जगह पे e रेज़ टू पावर t रखते, देन वी वुड हैव इंटीग्रेटेड। अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम बोला था कि देयर आर मेनी फंक्शन, देयर आर इनफैक्ट इनफाइनाइट फंक्शंस विच आर नॉन इंटीग्रेबल, और उसको पहचानने का कोई ऐसा तरीका भी नहीं है। तो इंटीग्रेशन में वी शुड बी वेरी अलर्ट, और हमें क्वेश्चन खुद नहीं बनाने चाहिए। मतलब हमें ये नहीं बोलना चाहिए अगर ऐसा होता तो फिर कैसे सॉल्व करते। मतलब कोई बच्चा बोलते ना अगर यहाँ पे x ऊपर होता तो हम कैसे सॉल्व करते। इस तरह की खुराफात नहीं करेंगे कि हम ऐसे होता तो कैसे करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो तुम एक्सप्रेशन लिखो नॉन इंटीग्रेबल हो, और इंटीग्रेबल है या नहीं है ये जानने का ऐसा कोई तरीका ही नहीं। तो इसलिए जो क्वेश्चन दिया है चुपचाप उसको सॉल्व करेंगे, इधर उधर का दिमाग नहीं लगाया कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा होता ही नहीं। बस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, माइनस कॉस ऑफ टी की जगह वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया ln x प्लस सी। ठीक है, अभी इसका एक छोटा सा शॉर्टकट और बताएंगे, बट अभी तो फील के लिए आई एम सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन। अदरवाइज ये हम एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। इतना 2-3 मतलब पहले हमने टी रखा फिर वापस कन्वर्ट किया, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ छोटे क्वेश्चंस में, बड़ा क्वेश्चन होगा तो हमें सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 2 क्या है, साइन ऑफ कॉस एक्स
इंटू साइन एक्स डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन की हमने बात किया था कि देखो वैसे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है, ये ठीक है, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोला कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का होता है, माइनस साइन एक्स होता है, पता है, बट हमने साइन एक्स क्यों बोला है? क्योंकि माइनस तो कभी भी जनरेट करके बाहर निकाला जा सकता है। मान लिया अगर 2 साइन एक्स भी आ रहा है तो 2 से कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो हम बाहर निकाल सकते हैं, ये ठीक है। 2 कैन बी मतलब 2 कैन बी निगलेक्टेड, उसकी जरूरत नहीं है। एक्स के जो फंक्शंस हैं दे आर इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। तो कॉस का डेरिवेटिव साइन आता है, साइन के टर्म्स में आता है, या माइनस साइन आता है, माइनस को बाहर छोड़ देते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एफ बोलूँ तो ये एफ डैश हो गया, बट ये एफ डैश हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये डी एक्स के साथ थोड़ा ना आएगा। हमें तो एफ डैश एक्स डी एक्स चाहिए होता है, तभी एफ एक्स को टी रखने का कोई फ़ायदा है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, ये साइन किसका डेरिवेटिव होगा? कॉस का, तो कॉस को टी रखेंगे, ठीक है। एंड दैट शुड बी ऑब्वियस बिकॉज साइन ऑफ कॉस एक्स जो है वो वैसे भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, वो वैसे भी बल्क की टर्म है, तो हम इसी को और हल्का करने का सोचेंगे, ठीक है। यहाँ तो देखो ये बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा, बट जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज़्यादा एक्सप्रेशंस आएंगे, तो इस तरह के जो थॉट प्रोसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉस एक्स की जगह रख दिया टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। तो माइनस बाहर निकाल दिया, डी टी इधर लिख दिया, तो ये पूरा यूज़ हो गया। और इस कॉस एक्स की जगह यहाँ से टी उठा के रख दिया, तो ये कितना आ गया, साइन टी, विच इज़ इक्वल टू साइन टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस टी माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉस टी प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी की जगह वापस कॉस एक्स रख लिया, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 7 एक्स रेज टू पावर 4 डी एक्स। अब ये क्वेश्चन देखते ही हमें तुरंत फिर क्लिक करना चाहिए कि एफ एफ डैश का पेयर क्या है। अगर एक्स रेज टू पावर 4 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमने क्या बोला था कि एक्स रेज टू पावर एन टाइप का टर्म अगर न्यूमरेटर में है तो डिफ्रेंशिएट करने पे पावर एक कम होगा। अगर एक्स रेज टू पावर एन का टर्म डिनोमिनेटर में जैसे 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर एक बढ़ेगा। तो मेरे को तुरंत क्या क्लिक होना चाहिए, 4 का डेरिवेटिव 3, तो एफ एफ डैश पेयर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम एक्स रेज टू पावर 4 को टी रख सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 7 एक्स रेज टू पावर 4 को टी रखेंगे तो भी चल जाएगा, और 1 प्लस 7 एक्स रेज टू पावर 4 को टी रखेंगे तो भी चल जाएगा। तो इसी को रखा ताकि एक साथ ही मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो जाए, इसको टी रखा। हमने क्या बोला, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एक्स का फंक्शन है उस साइड पे डी एक्स लिख दो, जहाँ पे भी टी का फंक्शन है उसको डी टी लिख दो। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28 एक्स क्यूब, साथ में डी एक्स लिख दिया, इधर डी टी लिख दिया। तो एक्स क्यूब डी एक्स में 28 को उधर ले गए, तो एक्स क्यूब डी एक्स में 28 को उधर ले गए, ये आ जाएगा डी टी अपॉन ये जो लिखा है वो कितना आ जाएगा, टी। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 28, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन एल एन मॉड टी प्लस सी। टी को बैक सब्सटीट्यूट कर लिया, सो दिस विल बी 1 अपॉन 28 एल एन 1 प्लस 7 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस सी। ये आएगा आंसर। So this is question 3. अब क्वेश्चन 4, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है,
तो हम डिनोमिनेटर पूरे को टी रख सकते हैं। दिस विल गिव यू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ऊपर डी टी लिख दिया, नीचे टी लिख दिया, तो दिस विल बी एल एन मॉड टी प्लस सी विच विल बी एल एन मॉड 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ये हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर 2x को ऐसे लिख लें, ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर वैसे जैसे हमने बोला सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें हम एक नोट और ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग रेडिकल साइन हटाते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है, लाइंस ऑफ थिंकिंग में बोला था कि कॉम्पोजिट फंक्शन में जो अंदर वाला फंक्शन है, आर्ग्यूमेंट फंक्शन है, उसको हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। या फिर हमने बोला था कि एफ एफ डैश का पेयर ढूंढते हैं, वहीं पे हम एक नोट और ऐड कर सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। न्यूमरेटर इज़ नॉट पेनफुल, ये ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ कोर्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाली चीज़ ज़्यादा पेनफुल होती है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे तो दिख रहा है ई रेज बाय एक्स का डेरिवेटिव ये है, बट हमने एक ये चीज़ बोला था कि उल्टा भी सोच सकते हैं कि जो डी एक्स के साथ लिखा हुआ है उसको अगर मैं एफ डैश एक्स की तरह सोचूं, देन आई विल थिंक कि एफ एक्स क्या होगा। तो इसमें डी एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, ई रेज टू पावर एक्स, और ई रेज टू पावर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, ई रेज टू पावर एक्स का। तो हमने सोचा कि बचे हुए पूरे एक्सप्रेशन में क्या ई रेज टू पावर एक्स का एक्सप्रेशन आ रहा है, तो आंसर इज हाँ आ रहा है। तो इस ई रेज टू पावर एक्स को हमने टी रख दिया, ई रेज टू पावर एक्स बराबर टी, दैट विल गिव यू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सो दिस विल बी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स टी प्लस सी, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स टी यहां से उठा के रखा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया, ठीक है। सो फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, अब सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ में क्या है, एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 9 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक। तो वो जो लाइंस ऑफ थिंकिंग था उसमें एक नोट नेक्स्ट क्या ऐड कर सकते हैं, वी शुड ट्राई टू सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर। ये ठीक है, हमें डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अगेन दिस इज लाइन ऑफ थिंकिंग, दिस मे और मे नॉट वर्क। ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हम डिनोमिनेटर के पीछे ही पड़ जाएं बिल्कुल और उसको ख़त्म करके ही माने, ऐसा नहीं है। बट हमें सोचना चाहिए, जैसे यहाँ पे इसको सोचना चाहिए। एक तो हमने उल्टा बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि डी एक्स के साथ अगर एक्स रेज टू पावर 5 है तो हम ये सोचेंगे एक्स रेज टू पावर 5 किसका डेरिवेटिव है, तो आएगा एक्स रेज टू पावर 6 का। तो फिर हमने देखा कि बाकी बचे हुए एक्सप्रेशन में एक्स रेज टू पावर 6 के टर्म्स में आ रहा है क्या, ताकि हम एक्स रेज टू पावर 6 को टी रख पाएँ। तो बाकी बचा हुआ एक्स रेज टू पावर 6 के टर्म्स में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा बोलने पे कोई बच्चा क्या बोलेगा कि एक्स क्यूब को तो हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 6 का पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 6, तो लिख तो सकते हैं बट लिखेंगे नहीं, ये ठीक है। ये तो हम उल्टा काम कर रहे हैं। हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले लाइंस ऑफ थिंकिंग में कि अगर रेडिकल साइन होगा, अगर स्क्वायर रूट साइन होगा तो उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऑलरेडी हटा हुआ है तो उसको ज़बरदस्ती थोड़ा लेके आएंगे एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो मतलब एक्स रेज टू पावर 6 को नहीं रखेंगे। फिर हमने उल्टा सोचा कि डिनोमिनेटर में जो है 9 प्लस एक्स रेज टू पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब इसको टी के बराबर रखें, इसको सब्स्टिट्यूट करें तो काम चलेगा क्या। तो आंसर इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अच्छा, यहाँ से एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, t माइनस 9। तो ये काम इसलिए कर जाएगा कि एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन 3, उस अपॉन 3 को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे जो बच गया
मतलब जितना हमें dt बनाने के लिए चाहिए था वो तो हमने निकाल लिया, जो बच गया वो भी जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसी का इंटीग्रल पावर है, मतलब इंटीग्रल पावर नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा 1 ही है। तो अगर यहाँ एक्स क्यूब की बजाय एक्स रेज़ टू पावर 6 बच जाता तो भी अच्छा काम होता, ये ठीक है, तो भी यही वाली अप्रोच काम कर जाती है क्योंकि सब कुछ इंटीजर ही रहता। बट अगर मान लिया ये एक्स रेज़ टू पावर 6 हो जाए, एक हम एक्स स्क्वायर निकाल लें तो फिर एक्स रेज़ टू पावर 4 बचेगा। तो एक्स रेज़ टू पावर 4 को जब हम टी में कन्वर्ट करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो फिर रेडिकल साइन आ जाएगा, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल इन दैट केस। तो अगर ये एक्स रेज़ टू पावर 6 होता तो वो एडवाइजेबल नहीं होता डिनोमिनेटर को टी रखना। फिर हम कुछ और करते, ठीक है, क्या करते, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में समझाया था कि हम ये नहीं बोलेंगे कभी भी कि अगर क्वेश्चन में ये हो जाए तो क्या कैसे होगा, ये ठीक है। बच्चों को बीमारी होती है लगातार, कुछ बच्चों को बीमारी होती है कि हम लगातार बोलते रहते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, फिर भी वो क्या होगा, हर लेक्चर में बोलेंगे अगर ऐसा होता तो फिर कैसे करेंगे, होता ही नहीं ऐसे, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो यहाँ जो एक्स क्यूब बचा उसको हमने लिख लिया t-9 अपॉन ये कितना हो गया t, ठीक है, सेपरेट किया तो दिस विल बी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 9/t dt विच इज इक्वल्स टू 1/3 t-9 ln mod t प्लस c, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। अब t की जगह वापस रख दिया 9 प्लस एक्स क्यूब, तो 9 प्लस एक्स क्यूब माइनस 9 ln mod 9 प्लस एक्स क्यूब प्लस c। अब देखो 99% क्या होगा कि जो एक्चुअल आंसर आ रहा होगा वो ऐसे लिखा होगा, क्योंकि 9/3 जो है 9/3 वो तो 3 हो गया, वो एक कांस्टेंट नंबर हो गया, उसको तो हम c में मिला सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो इस 9/3 को तो हम c में ही मिला देंगे, वो आंसर में दिखाई देगा ही नहीं। ये ठीक है, फॉर फास्टर कैलकुलेशंस, ये ठीक है, इफ f dash x is present in, if f dash x is present with dx, then in rest of the expression fx can be treated as x for integration purpose, ठीक है। अगर देखो आगे चल के काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्वेश्चन रियली में बहुत लेंदी होगा, फिर हमने कुछ लगाया, उसमें कुछ मैनिपुलेशन किया, सिंप्लीफाई कर लिया, आगे जाके क्वेश्चन लास्ट स्टेप पे, मतलब सेकंड लास्ट स्टेप पे जब क्वेश्चन आया तो वो उस पर सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो अभी हमने चीज़ बताई ये हमारे 1-2 स्टेप बचा सकता है, ठीक है। तो 1-2 स्टेप बचने से क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, हमें क्वेश्चन कम लेंथी लगेगा। तो ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस पे काम कर जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे ये काम नहीं करेगा। ऑफ कोर्स इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम देख नहीं पाएंगे 3-4 स्टेप आगे क्या हो रहा है, ये ठीक है। जो सिंपल क्वेश्चन होगा जिसमें सीधा एफ एफ डैश होगा और एफ एक्स बराबर टी रखने के बाद सीधा फॉर्मूला बनना होगा, उसमें ये काम कर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये बोल क्या रहा है, इसने बोला कि अगर एफ डैश एक्स डी एक्स के साथ प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को डी एक्स के साथ छोड़ दिया,
ये ठीक है, उसको तो उसमें मिला दिया। और बचे हुए एक्सप्रेशन में एफ एक्स को हमने एक्स की तरह देखा, ये ठीक है, विजुलाइज किया कि एक्स लिखा हुआ है। फिर हमने देखा कि कोई फॉर्मूला डायरेक्टली बना या नहीं बना। तो अगर कोई फॉर्मूला डायरेक्टली बन गया तो उसी फॉर्मूले को हमने एज ए आंसर लिख दिया, बस एक्स की जगह वापस एफ एक्स लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारे 2-3 स्टेप बच जाएंगे कि पहले तो हम एक्स को टी रखें, ये ठीक है, टी के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिखें, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आए उस टी को फिर वापस एक्स में कन्वर्ट करें। तो ये जो 2 उल्टे स्टेप हुए कि एक्स को पहले हमने टी में कन्वर्ट किया, फिर टी वाले एक्सप्रेशन को एक्स में कन्वर्ट किया, वो 2 स्टेप बच गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे देख लिया, जैसे 7th क्वेश्चन, ठीक है, 6 हो गए थे शायद अभी। क्वेश्चन मान लिया ऐसे लिखा है dx/4 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स। मान लिया ये क्वेश्चन हमें इंटीग्रेट करना है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, तो 4 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx, ये आ गया। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स के टर्म्स में आएगा। ऑफ कोर्स मैंने ये नहीं बोला ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आएगा, मैंने बोला उसके टर्म्स में आएगा। मतलब कांस्टेंट को तो हम काउंट नहीं करते, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो तो हम बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन के पर्पज से वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसको एफ बोल दूँ, ठीक है, अगर तुम देखो इसको यहाँ पे हमने क्या बोला, वो ऐसे बोला कि अगर मान लिया एफ ऑफ जी एक्स लिखा है तो जी डैश एक्स डी एक्स, तो हमने बोला कि अगर डी एक्स के साथ जी डैश एक्स प्रेजेंट है तो इसको छोड़ दो डी एक्स के साथ, और जी एक्स को एक्स मान के इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल। क्यों मान लिया? बिकॉज हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल एलिमेंट पढ़ाया था, उसको हमने उल्टा लिख दिया। वहाँ तो हमने बोला था कि डी जी एक्स जो है वो जी डैश एक्स डी एक्स होता है, तो यहाँ पे हमने जी डैश एक्स डी एक्स को डी जी एक्स लिख दिया। ठीक है, तो अब तो ये एक्स की तरह ही काम कर रहे हैं ना, ये एफ एक्स डी एक्स जैसा हो गया, तो इसीलिए हमने बोला कि इसको तो इसके साथ छोड़ दिया, मतलब डी जी एक्स बना दिया बेसिकली। तो अब जो जी एक्स है वो एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा, ये बोला बस हमने। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो तो थियोरेटिकल बात होगी। प्रैक्टिकली हम ऐसे करेंगे कि जैसे ये एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर वाला, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर का भी हम ना सब्स्टिट्यूशन करते समय हम ये ध्यान रखेंगे डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होना चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है 4 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1, इसको मैंने विजुलाइज किया एज फंक्शन एफ। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? -4 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा एफ की तरह काम कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? -4 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, -4 ऐसे लिख लिया, -4 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि अगर मैं इतने एक्सप्रेशन को f बोल दूं तो ये हमारे लिए f डैश एक्स बन गया। इस शॉर्टकट के हिसाब से अगर f डैश एक्स dx के साथ प्रेजेंट है तो उसको छोड़ दो, ये ठीक है, dx के साथ छोड़ दो। बचे हुए एक्सप्रेशन में f को x की तरह ट्रीट किया, तो ये डिनोमिनेटर में लिखा है f, तो इफेक्टिवली ये 1/x लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x। तो आंसर इसका सीधा ही लिख सकते हैं, -1/4 तो लिखा ही है ln x। x का काम बस ये कर रहा है, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस c। तो काफ़ी क्विक हो जाएगा, 1-2 स्टेप बच जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी फास्ट हो जाएंगी इंटीग्रेशन में, और हमें आलस कम आएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुना, हमने क्या किया, पहले ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को ऊपर ले गए या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स से, फिर ऊपर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आया। ठीक है, फिर हमने अगर डिनोमिनेटर वाले को f बोला, मतलब फीलिंग तो आ जाएगी कि f और f डैश जैसी चीज़ बननी है, तो f और f डैश जैसी चीज़ बननी है, अब उसको एग्जैक्टली वैसा ही बनाया। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें चाहिए होगा -4 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे -4 नहीं था तो हमने ज़बरदस्ती क्रिएट किया, कांस्टेंट है तो उसमें तो क्रिएट कर सकते हैं। अगर साथ में x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बनना होता तो नहीं होता, फिर हम x कहाँ से लाते? x को ऐसे थोड़ा कर सकते हैं कि x अंदर मल्टीप्लाई किया बाहर ले गए। x को अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वेरिएबल को बाहर थोड़ा ले जा सकते हैं। अगर वेरिएबल को बाहर ले जाते तो दुनिया का हम हर क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व कर देते, पूरे को बाहर उठा के रख देते, ऐसे ही 1 dx को इंटीग्रेट कर देते।
तो इंटीग्रेशन नाम का चैप्टर ही खत्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कांस्टेंट को ऐसे बाहर और अंदर कर सकते हैं, वेरिएबल को नहीं कर सकते। तो अगर एफ डैश एक्स में हमें एक्स चाहिए होता तो ये वाला मेथड फेल हो गया होता। ये ठीक है, वैसा बोल रहे हैं, फिर जरूर किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा अगर एक्स होता तो हम क्या करते, फिर वही आंसर, कुछ नहीं करते, ऐसा होता ही नहीं, टेंशन ही मत लो। ठीक है, तो अगर ये एफ है तो हमने एग्जैक्टली एफ डैश बनाया, -4 की कमी थी तो उससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब ये एफ डैश बन गया, इसको हमने डी एक्स के साथ छोड़ दिया और एफ को एक्स की तरह ट्रीट कर लिया, तो ये 1/x हो गया, उसका इंटीग्रेशन ln x। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लिया, 8th इज, मान लिया x raised to power 5 7 8 प्लस 9 x raised to power 6 dx। मान लिया ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या समझ में आना चाहिए कि x raised to power 6 का डेरिवेटिव x raised to power 5 होगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो मतलब एफ डैश जैसी फील आ जानी चाहिए पहली बात तो। ठीक है, तो अब हम एग्जैक्ट एफ डैश बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने समझाने के लिए -4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अगर ये समझ में आया है तो अब हम ये वाला स्टेप भी एक साथ ही कर सकते हैं, रादर देन इस एक्सप्लिसिटली लिखने की बजाय सीधा ही करेंगे। जैसे इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का पावर 1/7 है, ये तो 7th रूट लिखा हुआ है, पावर 1/7 है, तो ये जो अंदर वाला है इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, 54x raised to power 5। ठीक है, तो x raised to power 5 तो है, यहाँ पे 54 नहीं है, तो हमने मेंटली दिमाग में लिख लिया कि यहाँ पे 54 है और एक बाहर भी 1/54 है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो 54 आया तो वो 54x raised to power 5 वो तो f डैश हो गया ये। ठीक है, तो उसको तो हमने dx के साथ छोड़ दिया। अब ये जो अंदर लिखा है इसी का डेरिवेटिव आया ना, वो 54x raised to power 5, तो ये जो अंदर लिखा है ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो ये चीज़ अब क्या आ जाएगा, x raised to power 1/7, तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x raised to power n का फॉर्मूला लग जाएगा, n+1/n+1। तो x ये ठीक है, ये x की तरह काम कर रहा है, raised to power 1/7, तो 1/7 अगर n है तो n+1 कितना हो जाएगा, 8/7 अपॉन 8/7 प्लस c। ये आंसर हो गया, वेरी क्विक। ठीक है।